हेलो एवरीवन, मैं हूं पवन नेगी और आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11th केमिस्ट्री। राइट। और ये जो हम पढ़ रहे हैं ये 2020-21 इसमें कुछ सिलेबस रिवाइज्ड है पहले साल के कंपैरिजन में। तो हम आज शुरू करने जा रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए और अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो कुछ बेसिक चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं पहले, जैसे एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास। ये मैं अभी दोबारा नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये क्लास 9 से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो पहला जो टॉपिक है वो हम शुरू करते हैं मोल कॉन्सेप्ट से। राइट। सो मोल कॉन्सेप्ट समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि कुछ चीज़ों को मेजर करने के लिए यूनिट्स, जैसे कुछ हमने पहले भी पढ़ी हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर अब मैं आपको कहूँ डजन, राइट। सो डजन का मतलब होता है 12 यूनिट्स, 12 पीसेज। मान लीजिए अगर आप बनानास लेते हैं तो 1 डजन मीन्स 12 हो गए, और 2 डजन अगर हम कहेंगे तो ये हो जाएगा 24। राइट। अगर मैं 1 डजन पेन लेता हूँ तो मीन्स मैं कितने पेन ले रहा हूँ? 12। 2 डजन का मतलब हो जाएगा 24, हाफ डजन का मतलब हो जाएगा 16। तो सेम इन द सेम वे केमिस्ट्री में मेजरमेंट का जो यूनिट है वो है मोल। इसका जो डेफिनेशन है वो मैं बाद में समझा रहा हूँ, फिलहाल है क्या वो समझ लेते हैं। सो केमिस्ट्री में जो मेजरमेंट का जो यूनिट है वो है मोल। तो 1 मोल का मतलब सीधा सीधा आप समझ लीजिए, 1 मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। राइट। ये है 1 मोल का मतलब। अगर मैं कहूँ 1 मोल एटम, अगर मैं कहूँ 1 मोल एटम को, तो इसका मतलब है कितने एटम? अगेन 6.022 इंटू 10⁻23। अगर मैं 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल कहूँगा तो कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे? अगेन इतने। पार्टिकल में मॉलिक्यूल भी आ सकते हैं, एटम भी आ सकते हैं, आयन भी आ सकते हैं। तो अगर मैं 1 मोल ऑफ आयन कहूँगा तो कितने हो जाएंगे? दिस नंबर ऑफ आयन्स। राइट। तो 1 मोल का सिंपल मतलब है दिस नंबर ऑफ पार्टिकल्स। वो एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं और आयन भी हो सकते हैं। सो ये नंबर आपको याद रखना पड़ेगा। दिस इज व्हाट मोल कॉन्सेप्ट। अगर मैं सिमिलरली अगर मैं बात करूं 1 मोल ऑफ स्टूडेंट्स, राइट। तो 1 मोल ऑफ स्टूडेंट का मतलब दिस नंबर ऑफ स्टूडेंट, और ये एक बहुत बड़ा नंबर होगा। राइट। अगर मैं 1 मोल ऑफ रुपीज की बात कहूंगा तो मतलब इतने रुपीज, और ये बहुत बड़ा अमाउंट होगा। राइट। सो 1 मोल का मतलब सीधा साधा बात हो गया, क्या है कि हमें क्या मतलब है? हमें मतलब है नंबर से। राइट। हमें किससे मतलब है? नंबर से मतलब है। वो पार्टिकल्स एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, आयन्स भी हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन कैपिटल और ए यहाँ थोड़ा सबस्क्रिप्ट में होगा, ठीक होगा। इससे हम क्या करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एक बात, और इसको हम एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं। तो ये तो थी इसकी जो एप्लीकेशन बात है वो होगी। अब इसको समझते हैं ये नंबर आया कहाँ से, या मोल कॉन्सेप्ट का डेफिनेशन क्या है। सो 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मेनी एज पार्टिकल्स और एंटाइटिटीज एज देयर आर एटम्स एग्जैक्टली इन 12 ग्राम ऑफ C12। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन लग सकता है आपको, तो सिंपल सी बात है। 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस का अमाउंट है 1 मोल, जो कि जिसमें कितने पार्टिकल और होते हैं? जितने कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में हो सकते हैं। तो 12 ग्राम क्या हो गया? मास हो गया। अब एक और चीज़ है इसमें, कार्बन 12। कार्बन 12 क्यों कह रहे हैं? एज यू नो देयर आर 3 आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। क्या क्या है? कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। तो हम यहाँ पर कार्बन 13 और कार्बन 14 की बात नहीं कर रहे हैं, हम क्या बात कर रहे हैं? कार्बन 12 की बात। मतलब कार्बन 12 के अगर मैं 12 ग्राम लूंगा, राइट, अगर मैं कार्बन 12 के 12 ग्राम लूंगा तो उसमें जितने एटम्स होंगे, इसमें जितने एटम्स होंगे वही क्या है? 1 मोल है, वही 1 मोल है। राइट। और आगे चल के हम फाइंड आउट करेंगे दैट 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन 12 कंटेन्स दिस मच ऑफ एटम। राइट। तो वो क्या हो जाएगा? मोल हो जाएगा। 1 मोल मीन्स दिस नंबर ऑफ पार्टिकल। राइट। तो और समझते हैं इसको। अब हम फाइंड आउट करेंगे कि ये नंबर आया कहाँ से। राइट। अगर हम कार्बन 12 का
जो आइसोटोप है कार्बन का 12, उसका अगर हम मास देखेंगे केजी में, सॉरी ग्राम्स में, जो कि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी या और टेक्निक से मेजर किया जाता है, तो कार्बन 12, एक कार्बन 12 का जो एक एटम है उसका मास है 1.99624 इंटू 10⁻23 ग्राम। ये क्या है? वन एटम, राइट। एक एटम को अगर मैं मेजर करूंगा तो उसका जो मास होगा वो इतना होगा, लिखा है पर कार्बन 12 एटम। तो एक एटम जो है, वन एटम ऑफ कार्बन हैज मास दिस मच, ठीक होगा। और 1 मोल का मास कितना है? 12 ग्राम। अभी हमने डेफिनेशन में देखा। सो 1 मोल का मास कितना है? 12 ग्राम, राइट। तो 1 मोल में कितने एटम होंगे ये कैसे हम निकालेंगे? टोटल मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 एटम, राइट। एक बार फिर से समझिए, मास ऑफ कार्बन 12 ये कहां से आया? बाय द मास स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक है मास मेजर करने का। मास ऑफ कार्बन 12 इज दिस मच, राइट। एक कार्बन एटम का मास इतना है, और मास ऑफ 1 मोल, वो मोल कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन से 12 ग्राम, राइट। सो अगर मुझे निकालना है कितने एटम्स हैं 12 ग्राम में, तो मैं क्या करूंगा? 12 ग्राम को डिवाइड कर दूंगा बाय मास ऑफ 1 एटम। सो मास ऑफ 1 एटम इज, हमने बताया अभी, 1.9962648 इंटू 10⁻23। तो ये आ जाएगा 12 बाय दिस नंबर, तो ये आता है इतना, और यही क्या है? एवोगैड्रो नंबर। तो सीधी सीधी बात हो गई, 1 मोल इज इक्वल टू दिस नंबर ऑफ एटम्स, राइट। ये मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयंस भी हो सकता है, और इसी नंबर को हम कहते हैं एवोगैड्रो कांस्टेंट और एवोगैड्रो नंबर, एंड इट इज डिनोटेड बाय Na, राइट। तो इतना आपको समझना है, दिस इज व्हाट द मोल कॉन्सेप्ट, और इसका एप्लीकेशन हम बहुत ज़्यादा आगे देखेंगे, राइट। तो हम कंक्लूड करते हैं, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन्स दिस नंबर ऑफ पार्टिकल्स, राइट। अब इसी से मिलता जुलता है मोलर मास। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, 3 चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास भी आपने पढ़ा होगा, फिर आपने पढ़ा होगा ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और अब यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं मोलर मास। इवन मोलर मास में भी आपने क्लास 9th में देखा होगा। तो एटॉमिक मास का मतलब है एटम का मास, AMU स्केल पे। ग्राम एटॉमिक मास का मतलब है एटम का मास इन ग्राम्स, और मोलर मास का मतलब क्या है वो हम देख लेते हैं, राइट। सो मोलर मास से क्या मतलब है? मोलर मास इज व्हाट? द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। एक मोल किसी भी सब्सटेंस का आप लेंगे, उसका जो भी मास होगा ग्राम्स में, उसको ही हम क्या कहेंगे? मोलर मास। एक बात बड़े ध्यान से समझिए, मैं यहाँ पे एटॉम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे आयंस की बात नहीं कर रहा हूँ। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, और 1 मोल का मतलब क्या हुआ? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, राइट। तो इतने पार्टिकल आप किसी भी चीज़ के लीजिए, उसका जो मास होगा उसी को हम कहेंगे मोलर मास। तो इसका मतलब है मोलर मास एटम के लिए भी हो सकता है, मॉलिक्यूल के लिए भी हो सकता है, और आयंस के लिए भी हो सकता है। शर्त इतनी होनी चाहिए कि आपने एटम के इतने पार्टिकल, इतने एटम्स लिए होंगे, इतने आपने मॉलिक्यूल्स लिए होंगे, और इतने आपने आयंस लिए होंगे। सिंपल सी बात है। सो मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज इन ग्राम्स, सॉरी ये इन होना चाहिए, इन ग्राम्स इज कॉल्ड इट्स मोलर मास, राइट। अब एटॉमिक मास में क्या डिफरेंस है? एटॉमिक मास इज डिफाइंड ओनली फॉर एटम्स, मॉलिकुलर मास इज डिफाइंड ओनली फॉर मॉलिक्यूल्स, बट जो मोलर मास है दैट इज डिफाइंड फॉर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और वो कितने पार्टिकल्स होने चाहिए? 1 मोल्स, राइट। फॉर एग्जाम्पल, मोलर मास ऑफ वाटर इज 18 ग्राम पर मोल। ये जो पर मोल जब मैं कह रहा हूं, इसका मतलब है मोल की बात हो रही है, राइट। अगर मैं कहता मॉलिक्यूलर मास ऑफ, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, तो वो क्या हो जाता? 18 ग्राम। आपको याद होगा, ठीक होगा। और यूनिट में अगर हम कहते हैं तो वो हो जाता है 18 यूनिट्स। आपको याद होगा, ये नंबर चेंज नहीं होता है, केवल यूनिट चेंज होती है, राइट। सो मोलर मास ऑफ वाटर इज 18 ग्राम पर मोल, और मॉलिक्यूलर मास इज 18 ग्राम, ठीक है। और ये मैंने कैसे निकाला आपको याद होगा, हम कैसे निकालते हैं? H
2O। सो वाटर हाइड्रोजन के 2, एक हाइड्रोजन का मास होता है 1 प्लस 16, तो ये आ जाएगा 18। तो अगर मैं मॉलिक्यूलर मास कहता हूँ तो 18 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास कहता हूँ तो 18 ग्राम, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास कहता हूँ तो 18 यूनिट, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास कहता हूँ तो 18 ग्राम पर मोल। तीन चीज़ें होगी, एक हो गया मॉलिक्यूलर मास, एक हो गया ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और एक हो गया मोलर मास। वाटर के लिए मैं बात कर रहा हूँ, मोलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास कितना है 18 यूनिट, ग्राम मॉलिक्यूलर का मास 18 ग्राम, और मोलर मास का मतलब है 18 ग्राम पर मोल, 18 ग्राम पर मोल, राइट। सो ये है मोलर मास ऑफ वाटर। इन द सेम वे मोलर मास ऑफ इथेनॉल, तो आपको इथेनॉल का फॉर्मूला याद होगा। इथेनॉल इज व्हाट, C2H5OH, 10th में आप लोगों ने पढ़ा है। सो इथेनॉल इज C2H5OH, तो कार्बन का है 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, तो ये सबको आप काउंट करेंगे तो ये आएगा 46, राइट। इन द सेम वे मोलर मास ऑफ सोडियम इज 23 ग्राम पर मोल। तो ये कुछ मास आपको याद होने चाहिए ताकि आप मोलर मास निकाल सकें, राइट। अब इसका कुछ एप्लीकेशन हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी अभी हमने देखा दैट मोलर मास ऑफ वाटर, सो मोलर मास ऑफ वाटर इज 18 ग्राम पर मोल। इसका मतलब क्या है दैट 18 ग्राम of water contains how many molecules of water? 18 gram of water contains how many molecules of water? कितने molecules हो सकते हैं? ये हो सकते हैं 6.022 into 10⁻23, यही तो 1 मोल है, और इसी को हम कहते हैं मोलर मास, राइट। मतलब ये कितना हो गया, सीधा सीधा 1 मोल। सिंपल सी बात है। अब अगर मैं आपको कहूं मेरे पास 36 ग्राम ऑफ वाटर है, मेरे पास 36 ग्राम ऑफ वाटर है, तो कितने मोल हो जाएंगे, 18 में 1 है तो 36 में कितने हो जाएंगे, 2। अगर मेरे पास 54 है, 54 ग्राम ऑफ वाटर है, राइट, तो ये कितने हो जाएंगे, 3 मोल। अगर मेरे पास 9 ग्राम ऑफ वाटर है तो कितने मोल हो जाएंगे, ये हो जाएगा हाफ मोल। तो यहां से हम एक फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं जो आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा। वो फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। हम कैसे निकालेंगे, तो जब हमने ये कैलकुलेशन की तो बेसिकली हम एक फॉर्मूला लगा रहे थे। वो फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। और आप ध्यान रखिए मोलर मास हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। तो हमने क्या कहा था, अगर 18 ग्राम ऑफ वाटर है तो नंबर ऑफ मोल कितने होंगे, आप देखिए गिवन मास इज 18, मोलर मास तो 18 ही होता है तो 1, राइट। अगर हमारे पास 36 ग्राम ऑफ वाटर है तो क्या हो जाएगा, गिवन मास 36 और मोलर मास तो होता ही 18 है, सो दिस इज 2। अगर मेरे पास 54 ग्राम ऑफ वाटर है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 54/18, सो दिस इज 3। और अगर मेरे पास 9 ग्राम है सो 9/18, सो दिस इज हाफ और 0.5। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है क्या, कि फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है गिवन मास बाय मोलर मास। सिंपल। तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक और तरीके से हम नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, राइट। मान लीजिए अगर मेरे पास क्या है, कुछ नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो वो नंबर ऑफ पार्टिकल में कितने मोल होंगे वो भी हम निकाल सकते हैं। जैसे हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है दैट 6.022 into 10⁻23 इज इक्वल टू 1 मोल। और अगर मैं यहाँ नंबर बढ़ा देता हूँ, मतलब मैं कर देता हूँ 2 into 6.022 into 10⁻23, तो ये कितने मोल हो जाएंगे, इसका डबल हो गया, तो ये हो गया 2 मोल, राइट। अगर मैं करता हूँ 3 into 6.022 into 10⁻23, तो ये कितना हो जाएगा, 3 मोल। तो मोल निकालने का एक और फॉर्मूला भी हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू हो जाएगा, अगर मैं पार्टिकल्स के टर्म में लिखूं तो ये हो जाएगा गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय व्हाट 6.022 इंटू 10⁻23। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे ये वाला नंबर रखता हूँ, अगर मैं यहाँ पे ये वाला नंबर रखता हूँ तो क्या आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 बाई 6.022 इंटू 10⁻23, तो ये आएगा 1 मोल। अगर मैं ये वाला नंबर रखता हूँ तो ये आएगा 2 मोल, और अगर मैं ये वाला नंबर रखता हूँ तो ये आएगा 3 मोल, राइट। तो एक और फॉर्मूला हम यहाँ से डिराइव कर सकते हैं, दैट व्हाट नंबर ऑफ मोल्स कैन बी फाइंड आउट बाय व्हाट, बाय दिस फॉर्मूला। और फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला इज number of moles is equal to given number of particles by this number, that is Avogadro number। तो ये है आपका मोल कॉन्सेप्ट। अब इसका एप्लीकेशन हम देख लेते हैं, मोल कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन क्या है। मोल कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक और चीज़ इसमें रह गई है, हम क्या कर सकते हैं, हम मोल्स को नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब 1 मोल अगर है तो कितने पार्टिकल होंगे 6.022 इंटू 10⁻23। 2 मोल्स अगर होंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, इतने होंगे, राइट। तो ये हो गया क्या मोल्स को नंबर में कन्वर्ट करने का तरीका, राइट। अब ये क्वेश्चन देखते हैं हम, मोल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। फाइंड द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 180 ग्राम ऑफ वाटर। तो क्वेश्चन करने का तरीका आप समझ लीजिए, हमें नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल निकालने हैं। तो पहले हम क्या निकालते हैं, सिंप्लीफिकेशन के लिए हम निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, मैंने बताया गिवन मास बाय मोलर मास, राइट, गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास क्या है यहाँ पर 180 ग्राम, मोलर मास कितना होता है 18, तो ये हो जाएगा 10 मोल। मतलब ये जो सैंपल है इसमें कितने हैं वाटर के 10 मोल्स हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में मोल्स नहीं पूछा गया है, हमें पूछा गया है वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। सो 10 मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे, सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 10 मोल्स, तो ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 10 इंटू मोल्स का वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23। और अगर आपको मल्टीप्लिकेशन करना आता है तो मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाती है, तो ये कितना हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻24। तो इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, राइट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे हम मोल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, राइट। एक और क्वेश्चन देखिए, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड हैव मास इतना, फाइंड द मोलर मास। तो कैसे आप करेंगे, तो एक हिंट में दे रहा हूं, मोलर मास का मतलब क्या है, मोलर मास का क्या मतलब होता है, मैं कई बार बता चुका हूं, मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। इतना पार्टिकल का मास ही क्या होता है, मोलर मास होता है। इतने पार्टिकल का जो मास होगा उसको हम क्या कहेंगे, मोलर मास कहेंगे, सिंपल। अब आप देखिए अभी कितने पार्टिकल हैं, हमारे पास इतने हैं, तो हमें इतने पार्टिकल के लिए निकालना। तो ये एक यूनिटेटरी मेथड आपने किया होगा छोटी क्लासेस में, वैसा क्वेश्चन हो गया। सो 6.022 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स हैव मास, कितना मास है, ये है 460। तो ये तो मोलर मास नहीं हुआ, मोलर मास कितना हुआ, सो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स विल हैव मास। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, राइट। तो हम पहले निकालेंगे 1 का, तो ये हो जाएगा 460 डिवाइडेड बाय 1 के लिए निकालेंगे 6.022 इंटू 10⁻24। फिर यहाँ से हम निकालेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 6.022
इंटू 10⁻23, राइट, ऐसे ही हम निकालते हैं। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, एक 10 की पावर बच जाएगी, तो ये आंसर आ जाएगा 46। तो जो 46 है वो क्या है, दिस इज द मास ऑफ दिस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और ये क्या है, ये है 1 मोल। तो 1 मोल का जो मास होगा वो होगा मोलर मास। तो इसका मतलब है मोलर मास कितना है कंपाउंड का, 46 ग्राम पर मोल। और आपको याद है 46 किसका मास होता है, इथेनॉल का, C2H5OH। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, मोलर मास निकाल सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द व्हाट, दिस इज ऑल अबाउट द मोल कॉन्सेप्ट। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, परसेंटेज कॉम्पोजिशन। बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। परसेंटेज कॉम्पोजिशन किसी भी कंपाउंड का किसी एलिमेंट में, राइट। सो मान लीजिए आपको मास अगर निकालना है, तो मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट कितना होगा, मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100। तो ये क्या है, मास परसेंटेज का फॉर्मूला है, या परसेंटेज कॉम्पोजिशन, इससे हम निकाल सकते हैं। सिंपल, बहुत बेसिक है। तो इस पे बेस कुछ क्वेश्चन भी आप कर लेंगे। फाइंड द परसेंट ऑफ, ये मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर। तो कैसे आप निकालेंगे, आप पहले लिखिए फॉर्मूला H2O, और फिर इससे आप मोलर मास निकालिए, मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 18, राइट। इस 18 में हाइड्रोजन कितना है 2 और ऑक्सीजन कितना है 16, राइट। तो ये हो जाएगा 18। तो अगर मुझे निकालना है मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन, तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला अभी हमने देखा है, मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड बाय मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। तो मास ऑफ दैट एलिमेंट मीन्स हाइड्रोजन का यहाँ कितना मास है 2, राइट। हाइड्रोजन का कितना मास है 2, और टोटल मोलर मास कितना है 18, और इनटू यहाँ पे हो जाएगा 100। तो जो सॉल्व करके आएगा वो हाइड्रोजन का परसेंट हो जाएगा। ऐसे ही आप निकाल सकते हैं मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन। तो कैसे हो जाएगा, ऑक्सीजन का कितना मास है 16, सो इट इज 16/18 इंटू 100, राइट। तो इस तरीके से हम मास परसेंट निकाल सकते हैं। अगर केवल 2 ही एलिमेंट है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, दूसरे का मास परसेंट हो जाएगा 100 माइनस मास परसेंट ऑफ फर्स्ट वन। यहाँ पे क्या था हाइड्रोजन, तो ये किसका हो जाएगा, ऑक्सीजन का मास परसेंट हो जाएगा 100 माइनस मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन। अगर 2 ही एलिमेंट हैं तो, इफ देयर आर मोर देन 2 एलिमेंट, तो आपको सेपरेटली काउंट करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम निकालते हैं फाइंड द मास परसेंट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज इथेनॉल। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इथेनॉल C2H5OH। मोलर मास कैसे निकालेंगे, 2 इंटू कार्बन 12 प्लस 5 इंटू हाइड्रोजन 1 प्लस 16 इंटू ऑक्सीजन 1 प्लस हाइड्रोजन इंटू 1। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 46, राइट। तो अगर आपको कार्बन का मास परसेंट निकालना है तो कार्बन कितना है C2 मतलब 24, सो 24/46 इंटू 100, राइट। हाइड्रोजन का आपको निकालना है तो हाइड्रोजन कितनी है 5 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 6/46 इंटू 100। और अगर आपको ऑक्सीजन का निकालना है तो ऑक्सीजन हो जाएगा 16/46 इंटू 100। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड, राइट। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कुछ टॉपिक है आपके पास सॉल्यूशन। अच्छा सॉल्यूशन नहीं है बट इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक है, तो सॉल्यूशन पढ़ना हमें जरूरी हो जाएगा, राइट। तो सॉल्यूशन क्या है, अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन या आप कंपोनेंट भी कह सकते हैं, सॉल्यूशन न कह के आप कह सकते हैं कंपोनेंट, राइट, कंपोनेंट्स। So, a solution is a homogeneous mixture of 2 or more components whose composition can be varied within certain limit, right? तो इसका क्या मतलब है, मान लीजिए आप क्या करते हैं, शुगर को वाटर में डिजोल्व करते हैं। तो अगर ये बिल्कुल अच्छे से डिजोल्व हो जाए और उसको हम कहते हैं सेम कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द सोल्यूशन, तो उसको हम कहेंगे होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब एक जैसा।
मान लीजिए शुगर बिल्कुल अच्छे से वाटर में डिजॉल्व हो गया, तो अगर आप उसको टेस्ट करेंगे तो उसका जो मीठा टेस्ट आएगा वो हर बार एक जैसा मीठा होगा। मान लीजिए आपने एक ग्लास में क्या किया है, वाटर लिया है और इसमें आपने शुगर को डिजॉल्व कर दिया, राइट। तो जब शुगर कंप्लीटली डिजॉल्व हो गई, उसके बाद अगर आप इसको टेस्ट करेंगे तो पहला स्पून जो आपने टेस्ट किया इसमें से लेके वो मीठा टेस्ट होगा, दूसरा जो आप लिया वो भी इक्वली मीठा होगा। इसको हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, राइट। ऐसा नहीं है कि उसमें मीठा आपको कम लगेगा या ज़्यादा लगेगा। तो अच्छे से जब डिजॉल्व हो गया तो वो हो गया होमोजीनियस मिक्सचर, राइट। जैसे अगर आप सॉइल को वाटर में डिजॉल्व करोगे तो वो होमोजीनियस मिक्सचर नहीं है, इसका मतलब वो सोल्यूशन नहीं होगा। सॉइल कुछ देर बाद नीचे बैठ जाएगी, ऊपर पानी पानी होगा, नीचे सॉइल होगी, राइट। तो वो होमोजीनियस मिक्सचर नहीं होगा। तो सॉल्यूशन कौन है जो क्या होगा, होमोजीनियस मिक्सचर होगा, राइट। अगर होमोजीनियस मिक्सचर नहीं है तो सॉल्यूशन नहीं बनेगा। तो सॉल्यूशन के लिए पहली कंडीशन क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए। और आगे चल के क्लास 12th में आप पढ़ेंगे कि सॉल्यूशन भी कई टाइप के होते हैं। मैंने आपको सॉलिड का लिक्विड में एग्जांपल या लिक्विड का लिक्विड में एग्जांपल दिया, राइट। ठीक इसी प्रकार से अगर आप सॉल्ट को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो ये सॉल्यूशन बनता है, बिल्कुल बनता है। अगर आप लेमन जूस को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो ये सॉल्यूशन बनता है। क्यों? क्योंकि होमोजीनियसली डिजॉल्व हो जाता है। अगर आप एल्कोहल को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो भी ये क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। अब ये क्या कह रहा है, whose composition can be varied within certain limit, मतलब थोड़ा बहुत आप इसकी कॉम्पोजिशन को चेंज कर सकते हैं। मतलब सॉल्ट को मैं थोड़ा और भी ऐड कर सकता हूं तो वो डिजॉल्व हो जाएगा एक हद तक। अगर मैं बहुत ज़्यादा सॉल्ट ऐड करूंगा तो वो सोल्यूशन नहीं रहेगा। एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब सॉल्ट डिजॉल्व होना बंद हो जाएगा, ऐसे ही, राइट। तो ये हो जाएगा आपका सोल्यूशन का डेफिनेशन, सिंपल। अब हम पढ़ने वाले हैं जो काम की चीज़ें हैं, ये भी काम की चीज़ थी, कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है कितना अमाउंट आपका सॉल्यूट का डिजॉल्व है गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में। मान लीजिए मैंने 5 ग्राम ऑफ शुगर को 100 ml ऑफ वाटर में डिजॉल्व किया तो कॉन्सेंट्रेशन कुछ होगी। अगर मैं 10 ग्राम को 100 ml वाटर में डिजॉल्व करता हूँ तो ये अभी भी शुगर का सोल्यूशन ही होगा, बट कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, चेंज होगी। अगर मैं 2 ग्राम ऑफ शुगर या सॉल्ट को 100 ml ऑफ वाटर में डिजॉल्व करता हूँ, अभी भी ये सोल्यूशन होगा। बट इन तीनों में अंतर किस बात का है, कॉन्सेंट्रेशन। क्योंकि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट वो क्या है, चेंज है, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या है, चेंज है, राइट। तो कॉन्सेंट्रेशन इज व्हाट, कॉन्सेंट्रेशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन एन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। कितना सॉल्यूट हमने डिजॉल्व किया है इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, उसी को हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन, सिंपल, राइट। अब कॉन्सेंट्रेशन आपने जरूर सुना होगा क्लास 10 तक। एक होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन, एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड, राइट। अब डाइल्यूट का मतलब जिसमें कम है, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब जिसमें ज़्यादा है। बट कितना कम कितना ज़्यादा ये नहीं है ना, ये हमें नहीं पता है कितना कम। मान लीजिए अगर ये 3 सोल्यूशन हमारे पास हैं 1, 2 एंड 3, इनमें से एक में 10 ग्राम है, एक में 5 एंड एक में 2, तो ऑब्वियस सी बात है जो 10 वाला होगा वो कॉन्सेंट्रेटेड होगा और 2 और 5 दोनों डाइल्यूट होंगी। अब 2 और 5 में से अगेन 5 कॉन्सेंट्रेटेड होगा, 2 डाइल्यूट होगा। तो इतना रिलायबल ये नहीं है यूनिट कॉन्सेंट्रेशन का। तो कुछ और यूनिट हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कॉन्सेंट्रेशन के, उनको देखते हैं। सो यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन नंबर 1 मास परसेंट, W/W या वेट बाय वेट ऑफ A। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक बाइनरी सोल्यूशन है। बाइनरी सोल्यूशन का मतलब है जिसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, और 2 कंपोनेंट का मतलब एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, सॉल्ट को मैंने वाटर में डिजॉल्व कर दिया, नमक को मैंने पानी में घोल दिया, तो ये क्या बन जाएगा, एक बाइनरी कंपोनेंट बन जाएगा। या अगर मैंने शुगर को, चीनी को मैंने क्या कर दिया, पानी में डिजॉल्व कर दिया, तो एक कंपोनेंट हो जाएगा शुगर, एक कंपोनेंट हो जाएगा वाटर। तो इसको हम कहते हैं बाइनरी, राइट। तो बाइनरी कंपोनेंट में अगर मैंने क्या करने हैं, मास परसेंटेज ऑफ A निकालना है, W/W, तो हम इसको पर 100 ग्राम में निकालते हैं। तो मतलब शुगर कितनी थी, मान लीजिए शुगर थी 10 ग्राम, वाटर कितना था
100 ग्राम, और वाटर प्लस शुगर कितना हो जाएगा 110, राइट। या मैं इसको ऐसा लिख दूँ, मान लीजिए शुगर है 100 ग्राम और वाटर है, शुगर है 10 ग्राम, वाटर है 100 ग्राम, तो शुगर 10, वाटर 100 इंटू 100, राइट। तो ये क्या आ जाएगा, मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट ए। ऐसे अगर आपको बी का निकालना है तो बी का कितना मास था, वाटर का कितना मास था 100 बाई 10 प्लस 100 इंटू 100। तो ये जो आएगा ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा मास परसेंटेज ऑफ ए एंड बी, डब्ल्यू बाई डब्ल्यू मतलब वेट बाई वेट। हम वेट ले रहे हैं, वॉल्यूम नहीं ले रहे हैं। दूसरा है वॉल्यूम परसेंटेज, इसको हम कहते हैं वी बाई वी। तो एग्जैक्टली ऐसा ही है जैसे पहले था, केवल वेट की जगह में क्या आ जाता है वॉल्यूम, और ये हम पर 100 ml में काउंट करते हैं। ये किस में काउंट किया था, पर 100 ग्राम में, राइट। तो मान लीजिए मैंने क्या किया है, इथेनॉल को C2H5OH और वाटर का मिक्सचर बनाया है, सोल्यूशन बनाया है, राइट। और उसमें मैंने इथेनॉल ले ली 50 ml और जो वाटर ले लिया वो ले लिया 250 ml, सिंपल। तो अगर मैं निकालूंगा वॉल्यूम परसेंट ऑफ ए, मान लीजिए ए इज इथेनॉल, तो क्या हो जाएगा, इथेनॉल का अमाउंट कितना है 50 बाई VA प्लस VB, दोनों को मिलाइए, 50 प्लस 250 इंटू 100, ये हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा में क्या आ जाएगा 250 बाई 50 प्लस 250 इंटू 100, राइट। तो जब भी आप देखेंगे परसेंटेज का सम 1 क्या होगा 100 होगा। यहाँ जो आपके ने निकाला इसमें अगर आप इसको ऐड करेंगे तो दोनों का सम क्या होगा 100 होगा। तो मास परसेंट एंड वॉल्यूम परसेंट, डब्ल्यू बाई डब्ल्यू एंड वी बाई वी। ए बी दो से ज़्यादा भी कंपोनेंट हो सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। तो उनके लिए भी हम निकाल सकते हैं। इसके बाद है पार्ट्स पर मिलियन, आपने सुना होगा PPM, राइट। तो PPM क्या है, मान लीजिए वैसे ही करते हैं जैसे पहले था, दो कंपोनेंट है A और B, दो कंपोनेंट है, और ये तब होता है जब जो हमारा कंपोनेंट A है या सॉल्यूट है वो बहुत कम अमाउंट में है, ठीक है। तो मान लीजिए जो A है उसकी जो अमाउंट है वो है 0.001 ग्राम, ज़्यादा में भी आप काउंट कर सकते हैं, नो डाउट, बट जनरली तब काउंट करते हैं जब सॉल्यूट बहुत कम अमाउंट में होता है, ठीक है। और जो B है वो मान लीजिए B कितना है 100 ग्राम। तो पार्ट्स पर मिलियन, नाम से पता चला, मिलियन का मतलब है 10 पावर 6, ठीक है। बिलियन का मतलब होता है 10 पावर 9 और ट्रिलियन का मतलब होता है 10 पावर 12। तो इससे पहले वाले में हमने निकाला था पर 100 में, यहाँ पे हम निकाले हैं पर मिलियन, राइट। सो PPM ऑफ ए कितना हो जाएगा, ए का अमाउंट कितना है 0.001 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे WS लिखा है या A प्लस B भी आप मान सकते हैं, टोटल मास ऑफ द सोल्यूशन। तो टोटल मास में 0.001 प्लस 100 और इस सब को मल्टीप्लाई कर देंगे आप 10 पावर 6 से, यही तो 1 मिलियन है, राइट। तो ये जो आंसर आएगा ये आएगा PPM ऑफ A। तो ये भी एक कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट है, पार्ट्स पर मिलियन, सिंपल। आगे देखते हैं मोलैरिटी, ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाला टर्म है मोलैरिटी, राइट। अब मोलैरिटी क्या है, मोलैरिटी इज मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, राइट। मोल्स कैसे निकालते हैं, मोल्स हम निकालते हैं मास बाय मोलर मास, राइट। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, यहाँ पर देखिए सोल्यूशन का वॉल्यूम है, सोल्यूशन का मतलब इसमें दो चीज़ें आ गई, एक आ गया सॉल्यूट, एक आ गया सॉल्वेंट। मान लीजिए हमने इथेनॉल को क्या किया है, वाटर में मिलाया है, राइट, H2O में मिलाया है, तो इथेनॉल इज सॉल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट। इन दोनों के मिक्स होने से जो बना है वो है सॉल्यूशन। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन आपको निकालना है। तो फॉर्मूले में पुट करेंगे, अगर लीटर्स में ना हो कि ml में है तो यहाँ क्या कर देंगे हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दिस इज मोलैरिटी। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा मोलैरिटी का, मोल्स पर लीटर,
मोल्स किसके हैं, सॉल्यूट की, और लीटर जो वॉल्यूम है वो किसका है, वो है सॉल्यूशन का। सिंपल, वो किसका है, सॉल्यूशन का है। तो ये हो गया मोलैरिटी। अब इसका एक डिसएडवांटेज क्या है, दैट इट वेरीज विद टेम्परेचर। कई बार पूछता है एग्जाम में। सो डिसएडवांटेज क्या है, इट वेरीज विद टेम्परेचर। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर आप चेंज करेंगे तो वॉल्यूम चेंज होगा, और वॉल्यूम चेंज होगा तो मोलैरिटी भी चेंज होगा, राइट। तो ये है मोलैरिटी। इसके बाद है मोलैलिटी, ठीक है। मोलैरिटी और मोलैलिटी में बहुत कन्फ्यूजन होता है। आप देखिए, मोलैरिटी इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम, ठीक है। जो मोलैरिटी है उसको किससे डिनोट कर रहे हैं, उसको डिनोट कर रहे हैं कैपिटल एम से। इसके बाद जो मोलैलिटी है इसको डिनोट कर रहे हैं स्मॉल एम से। फॉर्मूला भी लगभग एक जैसा है। यहाँ था मोल्स ऑफ सोल्यूट, यहाँ भी है मोल्स ऑफ सोल्यूट। अंतर यहाँ है, वहाँ क्या था, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स मोलैरिटी में, और यहाँ क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। केवल यहाँ पर वॉल्यूम की जगह में क्या है, वेट है, राइट। और सॉल्यूशन की जगह में क्या है, सॉल्वेंट, राइट। वॉल्यूम की जगह में वेट और सॉल्यूशन की जगह में सॉल्वेंट। यहाँ पर केवल हमने किसका वेट लेना है, सॉल्वेंट का। सॉल्यूशन का वेट नहीं लेना है, केवल सॉल्वेंट का वेट लेना है। तो वो क्या हो जाएगा, मोलैलिटी हो जाएगा। अगर केजी में नहीं है, ग्राम्स में है, तो यहाँ आप 100 नहीं से 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो ये करेक्शन कर लीजिएगा। सो मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। तो ये है, यहाँ 1000 हम लिख देंगे, तो ये हो जाएगा मोलैलिटी। तो क्या ये टेम्परेचर के साथ वेरी करेगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो वेट है वो टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करता है। सो मोलैलिटी इज अ बेटर यूनिट देन मोलैरिटी, क्योंकि ये टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता। लिखा भी है एडवांटेज, इट डज नॉट वेरी विद टेम्परेचर, सो इट इज अ बेटर यूनिट ऑफ मोलैरिटी, बेटर यूनिट देन मोलैरिटी, क्योंकि मोलैरिटी तो चेंज हो जाता है, राइट। तो ये हो गया आपका, मोलैलिटी भी हो गया। इसके बाद है मोल फ्रैक्शन, राइट। तो मोल हमें पता है क्या होता है। सो मोल फ्रैक्शन को समझने से पहले हम देखते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक बाइनरी मिक्सचर है। तो बाइनरी मिक्सचर का मतलब इसमें 2 कंपोनेंट होंगे, ए और बी, राइट। तो ए के कितने मोल हैं उनको हमने डिनोट किया बाय एन ए, बी के कितने मोल हैं उसको डिनोट किया बाय एन बी, राइट। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, इसको हम डिनोट करते हैं एक्स ए। तो एक्स ए का फॉर्मूला हो जाता है क्या, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। इसका मतलब है मोल ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। ऐसे हो जाएगा एक्स बी, तो ये हो जाएगा एन बी बाई एन ए प्लस एन बी, राइट। तो ये है मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला, मतलब मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। अगर आपके पास 3 कंपोनेंट वाला मिक्सचर होता तो क्या हो जाता, मान लीजिए आपके पास सी भी एक कंपोनेंट होता, तो एन सी मतलब मोल्स ऑफ सी हो जाता, मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी प्लस मोल्स ऑफ सी। तब क्या हो जाता, ये फॉर्मूला हो जाता है मोल्स ऑफ सी का। ऐसी मोल्स ऑफ ए में एक और टर्म यहाँ जुड़ जाता, मोल्स ऑफ बी में भी एक और टर्म यहाँ जुड़ जाता। अब मोल फ्रैक्शन की खास बात क्या है कि जब आप मोल फ्रैक्शन को जोड़ोगे तो इनका सम क्या आता है, 1। मान लीजिए एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1, तो कैसे आया, एक्स ए का फॉर्मूला था एन ए ओवर एन ए प्लस एन बी, और ये है एन बी ओवर एन ए प्लस एन बी। तो यहाँ से आपको आता होगा जोड़ना, आप इसको कॉमन ले लीजिए एन ए प्लस एन बी, तो यहाँ क्या हो जाएगा एन ए प्लस एन बी, तो ये कैंसिल होकर हो जाएगा 1। तो ये है मोल फ्रैक्शन, राइट। इट इज ऑल्सो अ गुड यूनिट ऑफ टेम्परेचर बिकॉज इट डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर। तो मोलैरिटी चेंज होता है, बट मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन दे डू नॉट चेंज विद टेम्परेचर। So molality and mole fraction are considered to be good unit of concentration than molarity, right? तो ये हमारा हो गया मोल फ्रैक्शन। इसके बाद आता है नॉर्मेलिटी। थोड़ा कंफ्यूजिंग डेफिनेशन इसका आपको लगेगा बट है नहीं। नॉर्मेलिटी, तो नॉर्मेलिटी में क्या है, इट इज द नंबर ऑफ ग्राम्स इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट,
डिजॉल्व पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन। जैसे मोलैरिटी में आपको क्या देखा था, आपने देखा था मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, राइट। तो यहां पर क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। मोलैरिटी में भी ऐसा ही था, सॉल्यूशन, राइट। अब आप देखिए ये नंबर अगर ये ml में दिया है तो यहाँ 100 नहीं से 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको आप करेक्शन कर लेंगे। अगर ये किस में दिया है, वॉल्यूम इन ml, लीटर में नहीं है ml में है, तो यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमें निकालना है ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट होता क्या है। तो देखिए ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट का मतलब है मास ऑफ सॉल्यूट बाय इक्विवेलेंट मास। जैसे मोल्स क्या होता है, मोल्स होता है मास या गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास, मोलर मास ये होता है मोल्स। बट हमें यहाँ पे मोल्स नहीं निकालने, हमें निकालने हैं ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, राइट। सो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट बाय इक्विवेलेंट मास। अब मोलर मास तो हमें पता है क्या होता है, तो ये इक्विवेलेंट मास क्या है इसको भी समझ लीजिए। इक्विवेलेंट मास अलग अलग होता है, एसिड के लिए अलग, बेस के लिए अलग, और इवन सॉल्ट के लिए भी अलग होता है। तो अब फिलहाल हम एसिड और बेस के लिए देखते हैं। एसिड के लिए होता है मोलर मास बाय बेसिसिटी, राइट। एसिड की होती है बेसिसिटी, और बेस के लिए होता है मोलर मास बाय एसिडिटी, बेस के लिए होता है मोलर मास बाय एसिडिटी। तो मोलर मास तो क्या है हमें पता है। अब देखते हैं एसिड का बेसिसिटी क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास HCl एक एसिड है, तो जब ये डिसोशिएट होगा तो ये कैसे डिसोशिएट होगा, H प्लस और Cl नेगेटिव। H2SO4 हमारे पास एक एसिड है, जब ये डिसोशिएट होगा तो ये कैसे होगा, 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। तो आपको इन दोनों में कोई डिफरेंस नजर आ रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ एक H पॉजिटिव मिला है, यहाँ 2H पॉजिटिव मिला है। तो बेसिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन गिवन बाय द एसिड। तो HCl के लिए एसिडिटी बेसिसिटी हो गया 1, और H2SO4 के लिए बेसिसिटी हो गया 2। तो जो भी एसिड होगा उसके हिसाब से हम यहाँ पे नंबर 1, 2 और 3 रख देंगे, राइट। इसके बाद है इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस। बेस का इक्विवेलेंट मास मोलर मास बाय एसिडिटी। तो मोलर मास तो पता है, एसिडिटी क्या है, देखिए NaOH एक बेस है, ये कैसे टूटेगा, Na प्लस और OH माइनस, ये एक्वस मीडियम में है। इन द सेम वे MgOH होल ट्वाइस कैसे टूटेगा, Mg2 पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव। तो यहाँ पे अंतर आपको क्या नजर आ रहा है, देयर इज ओनली 1 OH नेगेटिव, देयर आर 2 OH नेगेटिव। सो नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, OH नेगेटिव को हम कहते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। सो नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन डोनेटेड बाय अ बेस इज कॉल्ड इट्स एसिडिटी। तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, इक्विवेलेंट मास निकाल लेंगे, फिर उस इक्विवेलेंट मास को से डिवाइड करेंगे मास से जो गिवन है, फिर निकलेगा हमारा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। फिर उस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट को हम वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा नॉर्मेलिटी, राइट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉर्मेलिटी आ जाएगा, राइट। तो अब आप देखिए ये इसका भी डिसएडवांटेज है। क्या डिसएडवांटेज है इसका, दैट इट ऑल्सो चेंजेस विद टेम्परेचर, इट ऑल्सो चेंजेस विद टेम्परेचर। जहाँ जहाँ वॉल्यूम इंक्लूड होगा वो टेम्परेचर के साथ चेंज होगा, और वो एक अच्छा यूनिट नहीं माना जाएगा, ठीक। इसके बाद आपके लिए एक होमवर्क है कि जो फॉर्मूला मैंने बताया है नॉर्मलिटी और मोलैरिटी का, उसको यूज करके आपने ये रिलेशन डिराइव करना है नॉर्मलिटी और मोलैरिटी में। फॉर्मूला रखिए दोनों का और उसको डिवाइड कर दीजिए तो ये आ जाएगा। मतलब नॉर्मलिटी मीन्स नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू मोलर मास बाय इक्विवेलेंट मास। तो ये क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलैरिटी, राइट। तो ये हमने क्या किए, कुछ यूनिट्स थे कॉन्सेंट्रेशन के। कहाँ से हमने शुरू किया था, हमने शुरू किया है फ्रॉम दिस इज व्हाट, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन
एंड नॉर्मेलिटी। ये कुछ यूनिट है कॉन्सेंट्रेशन की। अब इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देखिए 20 ग्राम ऑफ NaOH is dissolved in water and the volume of the solution is made 500 ml. Find the molarity and normality of the solution. Right? तो देखिए मोलैरिटी हमने कहा था मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोल्स सॉल्यूट क्या है यहाँ पर NaOH, तो इसके मोल्स कितने आएंगे, मास गिवन मास बाय मोलर मास। मैं यहाँ पर शॉर्टकट कर रहा हूँ, अगर आपको एग्जाम में आता है तो आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ेगा। राइट, सो फॉर्मूला लिखना पड़ेगा आपको। गिवन मास इज 20, मोलर मास इज 40। NaOH का अगर आप मोलर मास निकालेंगे तो ये 40 आएगा। कैसे, NaOH दिस इज 23, दिस इज 16, दिस इज 1, तो ये आएगा 40 बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो वॉल्यूम कितना है 500 ml, लीटर नहीं है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से। तो ये क्या आ जाएगा आपका मोलैरिटी। अब देखिए नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर 500 ml है, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। राइट, अब ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या था, आप देख सकते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला था मास ऑफ सॉल्यूट बाय इक्विवेलेंट मास। राइट, सो ग्राम में पूरा ही सॉल्व कर देता हूं। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 20, मास ऑफ सॉल्यूट इज 20 बाय इक्विवेलेंट मास। ठीक है, 20 बाय इक्विवेलेंट मास। अब क्योंकि NaOH क्या है, बेस है, सो इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा, मोलर मास 40 बाय एसिडिटी। NaOH का एसिडिटी अभी हमने फाइंड आउट किया था 1 होता है, सो 40 बाय 1। ठीक है, तो यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉलिड कितना आ जाएगा 20 बाय 40 बाय 1 मतलब 40। राइट, तो ये हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉलिड। तो नॉर्मेलिटी आ जाएगा 20 बाय 40 बाय 500 इंटू 1000। तो ये आ जाएगा आपका नॉर्मेलिटी। और आप देखेंगे इस केस में नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी सेम है। नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी सेम है। नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में डिफरेंस कब आता है, जब क्या होता है, जो एसिड या बेस है उसकी बेसिसिटी या एसिडिटी क्या होती है 1 से हटकर होती है। अगर 1 क्या है एसिडिटी या बेसिसिटी है बेस या एसिड की, तो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी क्या आ जाएंगे, सेम आ जाएंगे। राइट, तो फॉर एग्जांपल अगर आप H2SO4 में निकालेंगे तो अलग आएगा। राइट, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप लोग ट्राई कीजिए इसको। हमने क्या किया, 49 ग्राम ऑफ H2SO4 को डिसॉल्व किया राइट वाटर में, और सॉल्यूशन बना दिया 500 ml। हमने क्या किया, 49 ग्राम ऑफ H2SO4 को डिसॉल्व किया वाटर में, और जो सॉल्यूशन बना दिया वो बना दिया 500 ml का, ये वॉल्यूम हो गया। तो आप निकालिए नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। तो यहां पर आप देखेंगे दोनों वैल्यू अलग आएंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। इसके बाद एक दूसरी चीज है, एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ इथेनॉल has 20% of ethanol weight by weight. Find the mole fraction of the each component of the solution. Right? अब ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक्वस सोल्यूशन ऑफ इथेनॉल का मतलब है इथेनॉल प्लस वाटर, दोनों को मिक्स किया गया, वाटर मतलब H2O। अब आप देखिए क्या है, 20% वेट बाय वेट, मतलब 100 ग्राम में से इथेनॉल कितना होगा 20 ग्राम, वाटर कितना होगा 100 में से, सो 100 माइनस 20 मतलब ये हो जाएगा 80 ग्राम। अब आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन के लिए नंबर ऑफ मोल्स, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल C2H5OH। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल क्या हो जाएगा, मास बाय मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, NH2O, ये हो जाएगा मास बाय मोलर मास। अब मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल C2H5OH। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे, फिर आपको इस फॉर्मूले में रखना है। मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इज व्हाट, मोल्स ऑफ इथेनॉल
NC2H5OH by what? Moles of ethanol C2H5OH plus moles of water. तो यहाँ जो आएगा आंसर वो आ जाएगा मोल ऑफ इथेनॉल, क्योंकि दो ही कंपोनेंट है तो मोल्स ऑफ वाटर कितना आ जाएगा 1 माइनस मोल्स ऑफ इथेनॉल। आप ध्यान रखेंगे Na प्लस NB ये 1 नहीं होता है, 1 क्या होता है XA प्लस XB इक्वल टू 1 ये होता है, राइट। मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है, मोल्स का सम 1 नहीं होता है, ये कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। तो आप यहाँ से इथेनॉल के मोल निकालेंगे और उनको 1 में से लेस अगर आप करेंगे तो वो वाटर के मोल निकल आएंगे, राइट। तो ये था आपका हाउ टू फाइंड द व्हाट मोल फ्रैक्शन। अगर मैं आपको कहूँ कि इसी क्वेश्चन में आप मोलैलिटी स्मॉल mb निकालेंगे तो क्या आप निकाल पाएंगे मोलैलिटी? तो मोलैलिटी क्या है? मोलैलिटी का फॉर्मूला आपको याद होगा, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो हमारे पास देखिए क्या है, हमारे पास है C2H5OH प्लस H2O, ये है 20 ग्राम और ये कितना है 80 ग्राम। ये है सॉल्यूट और ये है सॉल्वेंट। तो अगर मैंने मोलैलिटी निकालना है स्मॉल m तो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब 20/46, राइट। मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, तो केवल मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 80, तो kg में नहीं है इसलिए ग्राम में है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका क्या मोलैलिटी, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द यूनिट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो ये जो हमने पढ़ा है दिस इज द पार्ट 1 ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो इसमें हमने पढ़ा है, एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ, इसमें हमने पढ़े हैं कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन, यूनिट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, जिसमें हमने देखा था मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी, उनके कौन उनमें अच्छा है, राइट। उसके बाद हमने पार्ट्स पर मिलियन देखा, हमने देखा मास परसेंटेज एंड वॉल्यूम परसेंटेज, राइट। सो इससे पहले हमने देखा था परसेंटेज कॉम्पोजिशन और फिर हमने इससे पहले देखा था व्हाट इज मोलर मास। तो आई होप आप लोगों को ये पार्ट 1 समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और जो भी बाकी चीज़ें बच गई हैं वो हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पार्ट 1 ऑफ सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।